पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो लगभग वो सारे कैंडिडेट को मिल चुके हैं और जिन्हें नहीं मिले हैं उनके लिए अब भेजे जा रहे हैं। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीबीपी की जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपको जो फॉर्म फिलिंग है वो कैसे करनी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, या अटेस्टेशन फॉर्म इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर एसएचओ वेरिफिकेशन कराना है आपको या नहीं कराना है, बैंक अकाउंट कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस क्या है। एक एक चीज़ देख रहे होंगे कि आईटीबीपी में ज्वाइनिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अभी कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, कौन कौन से अटेस्टेड कराने हैं, सिग्नेचर किस किस के कराने, सारी चीज़ें देख रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि आईटीबीपी ज्वाइनिंग से संबंधित जितनी जानकारी है वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले भी हम सीआईएसएफ और इसके अलावा बीएसएफ के बारे में सारी जानकारी दे चुके हैं। तो आप चाहें तो सीआईएसएफ और बीएसएफ में कोई भी आपके भाई हैं या फिर आस पड़ोस में कोई है तो उन्हें वो जानकारी शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस हमने बताई है कि बीएसएफ में आपको कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, ऑनलाइन जो इनरोलमेंट फॉर्म था, अटेस्टेशन फॉर्म था या फिर नॉमिनेशन फॉर्म था, वो किस तरह से आपको फिल करना है। इसके अलावा ये तो था बीएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ के बारे में भी आपको एसएचओ अटेस्टेशन कैसे कराना है और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, सारी चीज़ें वन एक एक डाउट जो होता है किसी भी कैंडिडेट का वो सारे हमने कवर किए। अब नेक्स्ट चलते और हम देखते हैं आईटीबीपी में कौन कौन से डाउट हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इससे पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हम टेलीग्राम पे करते रहते हैं और टेलीग्राम पे सारे जो हैं क्वेश्चंस और इस तरह की कोई भी किसी की क्वेरी होती है तो वहीं पे उनका जवाब देते रहते हैं। साथ ही साथ नई नई इन्फॉर्मेशन और जो ये फॉर्म है जिसमें जो फॉर्म लगेंगे, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म तो यहीं मिल जाएगा, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो टेलीग्राम पर ही पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, @PJ Planet टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये आपको पीजे प्लेनेट टाइप करना है अपने चैट उसके सर्च बॉक्स में टेलीग्राम के, तो ये मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अटेस्टेशन फॉर्म जो है वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से इसे पूरा कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म जो है हम डाल देंगे। ये हो जाता है टेलीग्राम के बारे में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और एक ज्वाइनिंग लेटर है उस पर हम सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे कैसे आपको करना है। तो सामने आ जाता है एक ज्वाइनिंग लेटर जो कि एक कैंडिडेट को दिनांक 23 तारीख 12वां महीना 2024 में 23 तारीख को इस महीने की भेजा गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटीबीपी की सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे लिख रखा है कि कार्यालय महानिरीक्षक मुख्य उत्तरी फ्रंटियर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, मतलब आईटीबीपी का है ये और भाई को भेजा गया था, उन्होंने शेयर किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आईटीबीपी में भर्ती होनी है तो उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर है। इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है। वहीं अगर हम आगे बात करें यहाँ पे ये जो भाई हैं यहाँ पे इन्हें 22/1/2025 मीन्स इवन सबको ही 22/1/2025 को रिपोर्ट करना है या फिर इससे पूर्व भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और इन्हें जो सेंटर मिला है वो आरटीसी करेरा भारत सीमा तिब्बत पुलिस या फिर कह सकते हो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सॉरी, जिला शिवपुरी, राज्य मध्य प्रदेश। मतलब इन्हें शिवपुरी मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग लेनी है, अपना रिपोर्ट करना है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे जो काम की चीज़ें उन पे बात करते हैं। ये तो था कि इस तरह से आपको भी मिला होगा, वहाँ पे लिख रखा होगा कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ नियुक्ति की शर्तें दे रखी हैं, उन्हें एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं और बता देते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या हैं। तो आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 एवं 1994 तथा बल के अन्य सदस्यों पर लागू केंद्र सरकार के अन्य आदेशों एवं अन्य नियमों विनियमों से शासित होंगे। जहाँ तक पेंशन का मामला है, आप केंद्रीय सिविल सेवा और असाधारण पेंशन संशोधन नियमावली 2003 के अधीन लागू नई अंशदायी पेंशन योजना से शासित होंगे। मीन्स पहले वाली जो पेंशन योजना थी वो नहीं होगी, जो अंशदायी पेंशन योजना है उसके हिसाब से आपकी पेंशन चलेगी, जो भी थोड़ी बहुत रहेगी वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आरंभ में आपको 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे और परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि नियोक्ता प्राधिकारी की राय में आप कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के तौर पर एक कुशल सदस्य होने की संभावना नहीं रखते हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियमों एवं नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना कोई कारण बताए आपको मतलब जो सेवाएं आपकी समाप्त कर दी जाएगी। मीन्स कह सकते हो अगर 2 साल की अवधि के दौरान आपके अंदर कोई मतलब ऐसा पाया जाता है कि आप कुछ गलत गतिविधि करते हैं या फिर आप कुशल नहीं है तो आपको वहां से निकाल दिया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो नियमानुसार मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा आप निःशुल्क आवास, निःशुल्क वर्दी, समय समय पर स्वीकृत राशन भत्ते के हकदार होंगे। हाँ, ये है कि आपको एक तो वेतन भत्ते तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ समय समय पर आपको निःशुल्क वर्दी और समय समय पर राशन भी मिलता रहेगा। यह पद अस्थायी है, लेकिन परीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर स्थायी किए जाने की संभावना है। किसी मामले में अस्थायी पद को समाप्त किया जा सकता है तो बिना किसी कारण बताए आपकी सेवाएं समाप्त करती जाएगी। तो जब तक ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है आपकी जो पद है
वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो चुका है, एक अस्थायी पद है। अगर आपकी कोई कमी देखी जाती है तो आपको वहाँ से निकाला भी जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यदि 10 वर्ष की सेवा काल के दौरान आप कहीं और कोई और नौकरी स्वीकार करने जिसके लिए कैडर अनापत्ति दी जा चुकी है के अलावा अन्य किसी कारण से सेवा त्याग पत्र देते हैं, तो आपका इस शर्त पर केवल तभी स्वीकार किया जाए जब आप प्रशिक्षण का खर्च अथवा द्वारा आहरित अंतिम वेतन एवं भत्तों के आधार पर 3 माह की सेवा पूरी न होने की दशा में जिस माह आप त्याग पत्र देंगे उस माह के वेतन एवं भत्तों के आधार पर 3 महीनों के वेतन एवं भत्ते या प्रशिक्षण में से खर्च जो अधिक हो वो लौटा दें। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ से छोड़ के कहीं और नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं और अधिकारियों द्वारा आपको ये क्या बोलते हैं अनापत्ति कह सकते हैं, एनओसी अगर दी जा चुकी होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनओसी आपको नहीं मिलती है तो आपको इस दशा में 3 महीने या फिर आपको आपकी जो ट्रेनिंग का खर्चा होगा वो, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको देनी होगी और जो चीज़ ज़्यादा होगी वो आपको देनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये उसके संबंध में कि आप जब रिजाइन देते हैं तब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 10 वर्ष की सेवा करने के लिए वचन पत्र देना होगा। मीन्स आपको मिनिमम 10 वर्ष की सेवा के लिए वचन पत्र देना होता है। इससे पहले छोड़ते तो आपको सैलरी वापस करनी होती है 3 महीने की या फिर आपकी ट्रेनिंग की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह आ जाता है, नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आपको इस संस्थान में रिपोर्ट करने पर निम्न दस्तावेज लेके जाने होंगे। तो दस्तावेज और उनकी छायाप्रति जो है वो भी जाएंगी, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जानी है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसे देख लेते हैं। तो आपकी शैक्षिक और अन्य तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र, मीन्स कह सकते हो जो डीबी के टाइम पे जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। यहाँ पे डीपी के टाइम पे आपका कास्ट था, डोमिसिल था, आधार था, 10th की मार्कशीट थी, 12th की मार्कशीट थी, तो जितनी चीज़ें थी सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और कुछ चीज़ें इसमें एड ऑन भी होंगी और जो एड ऑन होंगी उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ तो आपको लेके जानी है। साथ ही साथ आपकी एज को दिखाने के लिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है, या फिर आप टीसी लेके जा सकते हो अपनी स्कूल छोड़ने का जो प्रमाण पत्र होता है वो। अगर हम बात करें कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको सिग्नेचर करके और बनवा के ले जाना है। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होने वाला है इस पर भी हम बात करेंगे। अब आगे अगर हम बात करें, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं तो उसके समर्थन में आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो दिखाना होगा। मीन्स आप ये जो है जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब किसी और लेवल का हो, ये एसडीओ एसडीएम के लेवल का हो, मीन्स तहसीलदार एसडीओ एसडीएम लेवल का हो, इनके सिग्नेचर नीचे करे हुए दिखते हैं आपको उस पर आपकी कास्ट पे डोमिसाइल पे। ऐसा नहीं अलग से करवाने, उस पर ऑलरेडी करे हुए आते हैं, मोहर भी लगी हुई आती है। अगर हम बात करें आपका जो अधिवास प्रमाण पत्र है ये एसडीएम और उपमंडल अधिकारी या तहसीलदार पद से नीचे के अधिकारी का ना हो, ये बिल्कुल सही बात है, सबका इसी लेवल का होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाल ही के जो 5 साइज फोटो मतलब आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैं वो आपको ले जाने हैं। वहीं अगर हम बात करें 5 से 10 भी ले जा सकते हो आप। यदि आप वर्तमान में सरकारी या सरकारी सेवा में मतलब काम कर रहे हैं तो आपको मुक्ति का प्रमाण पत्र या सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र जो है वो लेके जाना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ से लेके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने व्यक्तिगत सामान, बेडिंग एवं अनावश्यक कपड़ों के अतिरिक्त आवश्यक कपड़ों के अतिरिक्त 2 महीने के जेब खर्च के लिए 15,000 रुपये और अपने साथ ये लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है आप अपना सामान तो लेके जाएंगे, साथ ही साथ ये 15,000 रुपये भी आपको लेके जाने हैं, जो वहाँ पे आपको मैस का खर्चा करने और अदर खर्चों में हेल्प करेंगे। ये जो है अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग दे रखे हैं। जैसा कि अगर आप बात करें अपना CISF हो जाता है और BSF हो जाता है, तो CISF में 8,000 दे रखे हैं कि आपको 8,000 लाने, BSF में 10,000 दे रखे हैं और इधर 15,000 दे रखे हैं। तो हर फोर्स में अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन 10 से 15,000 आपको लेके जाने के लिए इतना खर्चा हो जाता है। और ऐसा इसलिए है क्यों, जब स्टार्टिंग होती है तो ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से आपको सैलरी मिलने लग जाती है, जब तक डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते हैं, आपका सारा कुछ नहीं होता है, सैलरी आपको नहीं पहुंचाई जाती है। तो इस वजह से जो खर्चा होता है वो आपने करना होता है, इस वजह से ये आपको लेके जाना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि यदि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है, अब यदि आपके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके संदर्भ में न्यायालय से पारित आदेशों की छायाप्रति, और यदि मुकदमा लंबित है तो पूर्ण प्रकरण के दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत की जानी है। मीन्स अगर आपके अगेंस्ट कोई केस चला है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपसे ये अपेक्षा की जाती है आप स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाएं तथा ATM कार्ड, बैंक की पासबुक और ये मल्टी सिटी चेकबुक एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड ये साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट खुलाना है, एक पहली चीज़ ये। और दूसरा आपको आपका जो चेकबुक है, आधार सॉरी ATM कार्ड है, चेकबुक है और बैंक पासबुक है, ये लेके जानी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पैन कार्ड, जिसका अभी पैन कार्ड नहीं बना है, अभी टाइम है, तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। पैन कार्ड लेके जाना है सारे ही कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक आगे आ जाता है कि यहाँ पे
आप अगर किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपकी जो शारीरिक मापदंड जैसे पीएचटी, पीईटी में आपको कुछ ना कुछ छूट दी गई थी, अगर ऐसा है तो उसके लिए आपको प्राप्त रूप में प्रमाण पत्र जो होंगे वो दिखाने होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर जो मतलब कुमाऊनी होते हैं, गढ़वाली होते हैं, तो उन सबको छूट दी जाती है, तो उसके सर्टिफिकेट भी आपको देने होंगे। अगर आप दंगा पीड़ित हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप इस नियुक्ति के टाइम जो है आप जब ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम आपको कोई यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता ये सब नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपना खुद का खर्चा करके आप यहाँ से जाएंगे। नेक्स्ट आता है, ये नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त को पूरा करने के होने के अधीन है कि नियुक्त अधिकारी द्वारा आपके चरित्र और पूर्व शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि का संतोषजनक सत्यापन करा लिया जाए। मीन्स इन्होंने ये दे रखा है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं शैक्षिक योग्यता वाले या जाति या आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, तो इन सब का संतोषजनक जो वो है सत्यापन वो अधिकारी द्वारा कर लिया जाए, ऐसा ये मतलब चाहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर दिखानी है अपनी। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त में से कोई शर्त पूरी ना होने की दशा में ये विभाग आपको हुए किसी भी नुकसान या हानि के दावे को स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दशाएं पूरी नहीं हो रही हैं, कोई भी आप जो शर्त है ऊपर पूरी नहीं कर रहे हो, तो आपको निकाला जाएगा और उस दशा में आपका जो नुकसान हो रहा है उसका मतलब उससे आपको विभाग से कोई मतलब नहीं होगा, आपको वहां से कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, आप एक निर्धारित अवधि के लिए बेसिक रिक्रूट प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बाध्य होंगे। मीन्स एक निर्धारित टाइम के बाद आपको अपना प्रशिक्षण जो है या ट्रेनिंग है उसमें भाग लेना होगा और इसके लिए आप बाध्य होंगे। ऐसा नहीं है आपकी मर्जी है तो लेंगे, या बाध्य होंगे आप। नेक्स्ट, इस नियुक्ति में आप भारत के किसी भी स्थान या भारत के बाहर विदेश में सेवा के लिए बाध्य होंगे। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही जॉब करें, कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको इंडिया से बाहर भेजना पड़ता है, तो आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बल में नियुक्ति पर आमद देने के उपरांत आपको एक वचन देना होगा कि यदि आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सेवा के दौरान कभी भी बाढ़ांता से ग्रसित पाए गए तो बल में प्रचलित सेप नीति के अनुसार आपको बोर्ड आउट किया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर आप कभी ऐसा होता है कि कलर ब्लाइंडनेस पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक नीति है प्रचलित सेप नीति, इसके तहत आपको बोर्ड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, भारतीय चिकित्सा बोर्ड का निर्कस राय फिटनेस की तारीख से सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यदि आप वैध अवधि के पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो आपका यूनिट चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी बीमारी विकृति के लिए चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा जो कि भर्ती चिकित्सा के बाद हुई हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपका जो DBPST हुआ था उसके बाद मेडिकल हुआ था, अगर हम बात करें तो मेडिकल के टाइम पे आपका जो अवधि है वो ज़्यादा हो गई। मीन्स मेडिकल से अब जो ज्वाइनिंग हो रही है तो ज्वाइनिंग के बीच में टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका है। मीन्स ये जो टाइमिंग है ये 6 महीने से सॉरी एक ईयर से ज़्यादा की हो चुकी है, तो इस दौरान आपका वापस से पूरा मेडिकल किया जाएगा। बाकी मेडिकल यहाँ भी होता है जब आप थोड़े भी टाइम बाद जाते हैं तब भी, लेकिन यहाँ पे ये है कि नॉर्मल मेडिकल होगा, अगर 1 साल हो गया है आपके मेडिकल और ज्वाइनिंग के बीच में तो आपको प्रॉपर पूरा मेडिकल देना होगा वापस से। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो नियुक्ति है आपकी ये अस्थायी है, ऐसा नहीं है कि अभी स्थायी हो गई है। आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट जाली या इस तरह का पाया जाता है तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी बिना कुछ पूछे। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस नियुक्ति प्रस्ताव की शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं, जो कैंडिडेट है, तो उन्हें इस डेट को और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश का सेंटर है यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो इस तरह से आप सबको भी लिखा होगा कि इस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इस डेट को रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका जो प्रस्ताव है निरस्त समझा जाएगा। तो बहुत सारे लोग थे जिनके डाउट थे कि भैया अगर हम इसके बाद में रिपोर्ट करें तो क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर 22 को इनका दे रखा है, 22 को नहीं पहुंच पा रहे, 23 को जा रहे हो, इससे लेट जा रहे हो तो दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। या तो आप एक्सटेंशन ले चुके हैं, अगर नहीं ले चुके हैं तो आपको 23 से पहले 22 से पहले जाना होगा। ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको एक टोल फ्री नंबर दे रखा है कि आप इस पर कॉल करिए और आपके जो सॉल्यूशन है वो दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, किसी पोस्टल संबंधी देरी के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त वर्णित द्विभाषी शर्तों में यदि किसी भ्रम अथवा आशंका है तो अंग्रेजी रूपांतर ही मानना होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने पोस्ट से कुछ भी भेजा है आपको, अगर देरी हुई है, मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजा है और देरी हुई है, तो इसके लिए ये पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है आपको मतलब प्रॉपर एड्रेस नहीं डला हो, इस वजह से आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हो, ये सारी चीज़। और साथ ही साथ इन्होंने दे रखा है कि इसमें जितनी भी चीज़ दे रखी हैं अपने दोनों लैंग्वेजेस में दे रखी हैं, लेकिन इंग्लिश वाली मानना होगी। अगर आगे कोई भी दिक्कत होती है तो आपको कोई भी जानकारी मतलब गलत लगती है तो आप इंग्लिश वाली समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये हो जाता है, अब हमने ऊपर बताया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, तो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लगा हुआ आया होगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि हम सर्टिफाई करते हैं कि यहाँ पे मिस्टर मतलब आपका नाम आना, इधर फादर का नेम, फॉर इतने ईयर से इतने ईयर। कहने का मतलब ये है कि आप जिस अथॉरिटी से यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे
आपको ये सर्टिफाई करके दे रही होगी। मतलब मान लो तहसीलदार है तो तहसीलदार के आपने यहाँ पे सिग्नेचर कराए तो तहसीलदार साहब आपको सर्टिफाई करके दे रहे होंगे कि मैं जानता हूँ मिस्टर, मतलब आपके नाम यहाँ आएगा कि मैं इन्हें जानता हूँ और इनके फादर का नाम ये है, मैं इन्हें इतने और इतने साल इतने महीने से जानता हूँ और ये मेरी नॉलेज में अच्छे इंसान है, इनका कैरेक्टर जो है वो ठीक ठाक है, रेपुटेशन अच्छी है, ऐसा नहीं है इनके रिगार्डिंग कोई गलत चीज़ें फैली हुई हैं इस तरह से, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लायक हैं। तो इस तरह से ये दे देंगे और आगे लिख देंगे यहाँ पे, ये जो है लाइन यहाँ पे आपका नाम आना है, यहाँ पे वो मतलब जो तहसीलदार है वो वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो इंसान है मुझसे रिलेटेड नहीं है, मुझसे संबंधित नहीं है। कहने का मतलब ये कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार होंगे तो दबाव में कर सकते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे प्लेसेस, जगह डालनी है, यहाँ पे डेट डालनी है उसी दिन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो बस इसी से मतलब नीचे आपको डीएम एसडीएम के सिग्नेचर मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर तो आपने किसी गजेटेड अधिकारी जैसे तहसीलदार या फिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल इनके ही साइन कराने हैं, लेकिन नीचे केवल डीएम और एसडीएम में से किसी एक के ही कराने हैं। एसडीएम तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं और उनके सिग्नेचर भी आसानी से मिल सकते हैं, तो हम एसडीएम से करा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि इन्होंने सर्टिफाई किया है कि ऊपर जो जानकारी है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ और इस वजह से डीएम एसडीएम यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे प्लेस और डेट, यहाँ पे सिग्नेचर होने सबसे पहले यहाँ पे सिग्नेचर होने और उसमें मोहर भी लगनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आपकी राउंड सील लगेगी, वो सब समझ जाएंगे, उनसे बता देना कि सर राउंड सील के लिए बोला है तो वो कर देंगे। तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब एक चीज़ और आती है कि अटेस्टेशन फॉर्म। क्या आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है? एक आता है अटेस्टेशन फॉर्म और एक आता है आपका एसएचओ वेरिफिकेशन। कि ये दोनों आपको कराने हैं या नहीं कराने? तो एसएचओ वेरिफिकेशन का कहीं भी लिस्ट में नाम नहीं है और नहीं अटेस्टेशन फॉर्म का। लेकिन दिक्कत एक ये है कि इन्होंने ये दे रखा है कि आप जो हैं अगेंस्ट कोई केस नहीं होने चाहिए, और अगर केस नहीं होने चाहिए तो उसके लिए आपको एसएचओ वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप प्रूव कर पाएंगे कि केस नहीं होने चाहिए। तो हो सकता है वहाँ नहीं मांगे, लेकिन यहाँ से आप दिक्कत अगर हो सकती है, आप वहाँ पे ज्वाइनिंग पे हैं तो घर वालों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वो सिग्नेचर करा रहे होंगे फिर पोस्ट कर रहे होंगे। तो उससे कहीं अच्छा है कि आप ऐसा कीजिए, अटेस्टेशन फॉर्म जो है और एसएचओ वेरिफिकेशन है ये दोनों फिल कर दीजिए। अगर जरूर पड़ेगी तो वहाँ पे दे देना और नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 2 फॉर्म है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना है। एसएचओ वेरिफिकेशन अपने थाने के एसएचओ से आपको केवल सिग्नेचर कराने, और सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म है ये खुद ही भरना है, इसमें किसी और सिग्नेचर नहीं होने हैं। तो बस ये इजी से टास्क है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों फॉर्म को हमारे टेलीग्राम जो कि @PJPlanet है वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप इसे फिल कर सकते हैं। और वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिससे आपको आगे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं हो। इस वजह से अगर आप सेंटर पे हैं, ज्वाइनिंग सेंटर पे हैं और उस टाइम आप अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़ती है या फिर एसएचओ वेरिफिकेशन मांगते हैं वो, तो फिर दिक्कत होगी। या फिर अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, तो आप एक बार अपना ये जो नंबर दे रखा है टोल फ्री नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं और इससे बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सारा है जो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी आईटीबीपी में, जितनी पूछी जाती हैं और जैसी जैसी चलती हैं, हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, कैसे कैसे बैंक अकाउंट क्या क्या लेके जाना है, ये सारी चीज़ें। और जो सामान है वो तो आप अपने हिसाब से लेके जाएंगे आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये था, तो आईटीबीपी ज्वाइनिंग के जितने डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म थे किस तरह से भरने हैं, क्या क्या हम बता चुके हैं। अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट या जितनी फॉर्म फिलिंग हम बता चुके हैं। और आईटीबीपी ज्वाइनिंग से संबंधित जितने भी निर्देश थे आपको पढ़ के समझा चुके हैं। तो होप्सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, होप सो आप समझ पाए होंगे। और इसी तरह की लगातार हम वीडियो लाते रहते हैं। सीआईएसएफ और सीआईएसएफ और बीएसएफ पे बना चुके हैं। नेक्स्ट आईटीबीपी है और अगली वीडियो सीआरपीएफ पे आने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।